चलो नेक्स्ट। देखो छोटे छोटे वीडियो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसमें मेमोरी जो है वो थोड़ी कम हो गई है। फिलहाल अभी मैंने मेमोरी थोड़ी फ्री कर दी है फ़ोन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं 3.6.2 पी ब्लॉक के तत्व। चलो अब पी ब्लॉक कौन से समूह में कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है ना। ये रहा देख, तो पी ब्लॉक ये रहा पी विभाग, समूह नंबर 13 से 18 तक हैं, टोटल 6 हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो नेक्स्ट, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक देखने को मिलता है, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्व को संयुक्त रूप से निरूपक पी ब्लॉक के तत्व प्लस एस ब्लॉक के तत्व, उसे क्या कहते हैं, निरूपक तत्व के रूप में या तो मुख्य वर्ग के तत्व कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो जितने भी एस के ये सारे तत्व हैं एस विभाग के, और यहाँ पर जितने भी पी विभाग के ये जो सारे तत्व हैं वो सारे मिलकर मुख्य वर्ग के तत्व या निरूपक तत्व जो हैं वो कहे जाते हैं। प्रत्येक आवर्त में इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है कि अगर हम लोग बात करें तो इस पी ब्लॉक के तत्व के लिए बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NH2NP1 से NH2NP6 होता है। कैसे होता है वो मैं आप लोगों को आवर्त कोष्ठक में बताता हूँ। ये रहा देखो, 2H2 2P1 अर्थात NH2NP1 हुआ 13वां, और 18 जो है वो N2H2 2P6 है अर्थात वो NH2NP6 हुआ। अब दूसरा नंबर का आवर्त होगा तो यहाँ पे 2 2 2 सब 2 2 हो जाएगा। तो ये हो गया NH2NP1 से NH2NP6 के, जिसमें P1 P2 P3 P2 P3 P4 P5 वो सारे के सारे उसमें देखने को मिलते हैं। तो उनकी बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 से NH2NP6 तक होती है। प्रत्येक आवर्त NH2NP6 उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनों का कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसे कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश में सभी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरे भरे होते हैं, जैसे S पूरा भरा हुआ है और P भी पूरा भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों को हटाकर या जोड़कर स्थायी अवस्था को बदलना बहुत कठिन है। जैसे कि ये कक्षक संपूर्ण रूप से भरी हुई है तो ये सबसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना उसको बदलना मुश्किल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग ना तो जोड़ सकते हैं ना तो निकाल सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन कठिन होता है क्योंकि ये स्थायी अवस्था होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो वर्ग 18 के उत्कृष्ट
गैसों की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, अर्थात वो किसी के साथ प्रक्रिया नहीं करते, इसीलिए उसका नाम उत्कृष्ट गैस या तो निष्क्रिय गैस के नाम पर पहचाना जाता है, क्योंकि वो किसी के साथ भी प्रक्रिया करते नहीं हैं। तो समूह नंबर 18 या वर्ग नंबर 18 की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आगे। उत्कृष्ट गैसों के परिवार से पहले अधातुओं के रासायनिक रूप से दो महत्वपूर्ण वर्ग हैं। 18 से पहले आते हैं 17 और उससे पहले आता है 16। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो महत्व है और ये अधातु है, जिसमें 16 नंबर का जो तत्व है, 16 नंबर जो वर्ग है उसका नाम है चाल्कोजन। उसे क्या कहा जाता है? चाल्कोजन, 16 नंबर का वर्ग। और 17वां नंबर का जो वर्ग है उसे हम लोग कहते हैं हैलोजन। ठीक है ना। ये हैलोजन में कौन से थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन दो वर्गों के तत्व उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले होते हैं। इन दोनों का जो है ना, इन दोनों के पास एक गुणधर्म है और वो है विद्युत इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन, अब ये आप लोग बोलोगे क्या है, तो ये आगे आएगा, लेकिन हम लोग ऊपर बात कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उनकी ऋणात्मक होती है और ऊपर से उच्च ऋणात्मक होती है। उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होने का अर्थ ये है कि ये 16 नंबर के तत्व और समूह नंबर 17 के सारे तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की वृत्ति रखते हैं और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ये ऋण आवेश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम लोग आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ेंगे तो बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के अत्यधिक लक्षणों में वृद्धि होती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। देखो यहाँ पर तो हम लोग पढ़ चुके, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमेशा धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है, ये बात तय है। लेकिन अगर हम लोग समूह नंबर 13 से 18 की तरफ जाएं, 13 से 18 अर्थात लेफ़्ट टू राइट, बाईं से दाईं ओर जाएं, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये रहा। ठीक है ना, कि बोरॉन से नियॉन की तरफ गए। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ गए। तो जैसे जैसे हम लोग बाईं से दाईं ओर की तरफ जाते हैं तो उनके जितने भी लक्षण हैं उन सभी के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये थे बी जो है वो पी ब्लॉक के तत्व। अब हम लोग आगे बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व की। तो 3.6.3 चलो डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होगा। तो डी ब्लॉक कहाँ पर है डी ब्लॉक? तो ये रहा डी ब्लॉक, यहाँ पर है। ठीक है ना। समूह नंबर 3 से 12 टोटल कितने होंगे? 10। क्यों 10 होंगे? क्योंकि डी कक्षक के अंदर हम लोग महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसलिए डी ब्लॉक कौन से समूह से कौन से समूह तक होगा? तो वो समूह अर्थात वर्ग 3 से 12 तक वो देखने को मिलते हैं और उसमें रहे हुए सारे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं।
इस ब्लॉक के तत्वों की पहचान उनके आंतरिक d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के आधार पर की जाती है। अर्थात जब हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे होते हैं तब उसमें कक्षकों को इलेक्ट्रॉन को द्वारा जब भरा जा रहा होता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, तो वो सारे तत्व डी विभाग के अंदर रखे गए हैं। ठीक है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन जब डी कक्षक में भरा गया होगा तब वो तत्व डी विभाग में उसे रखा गया होगा। ठीक है। इन तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से 10 ns 0 से 2 कोई भी हो सकता है। जैसे कि यदि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको गिन के बताऊं तो चौथे नंबर का ये जो है, तो अगर मैं 4 लिखूंगा तो 4 - 1 3 हो जाएगा 3d और ये 4s कहा जाएगा। तो 21वें तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d14s2 है। जो कौन है 21वां तत्व? स्कैंडियम। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर 3d 1 से लेकर 10 हो सकता है और 4s 0 से लेकर 2 हो सकता है। 0 से लेकर 2 तो क्या 0 यहाँ पर है? तो हाँ 0 भी हो सकता है। ठीक है। चलो आगे। ये सभी तत्व धातुएं हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? तो डी ब्लॉक के सारे तत्व धातु होते हैं। ठीक है। इन तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं तथा परिवर्ती संयोजकता एवं अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं और उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इनके तत्व कैसे होते हैं भाई? कलरफुल, रंगीन होते हैं। साथ में क्या होता है? इनकी संयोजकता में परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता होती है, संयोजकता। ठीक है। और उसमें अनुचुंबकीयता होती है। अब ये अनुचुंबकीयता क्या है? तो आने वाले लेक्चरों के अंदर, चैप्टरों के अंदर हमको पता चल जाएगा कि अनुचुंबकीयता क्या होता है। ऊपर से ये उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 ns2 होते हुए भी ये धातुएं संक्रमण तत्वों के बहुत से लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती हैं। भले ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये n-1 d10 ns2 हो, फिर भी इसमें अपवाद हैं कि ये सारे की सारी धातुएं तो हैं परंतु संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, जैसे कि डी विभाग के जो तत्व है ना, वो संक्रमण के गुणधर्म कहे जाते हैं, संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। आगे आएगा विचार लाइन के बाद कि डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व हैं। तो ये जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी भले ही इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो, लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं है। अब ये संक्रमण तत्व क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर अति क्रियाशील होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व तथा कम क्रियाशील 13वें और 14वें वर्गों के तत्वों के बीच एक प्रकार से सेतु का कार्य करता है। तो समूह नंबर 13 और 14 उनके जो तत्व हैं उनके गुणधर्म है कि वो कम क्रियाशील होते हैं। 13 और 14 तत्व के 13 और 14 समूह के जो तत्व हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो अति क्रियाशील होते हैं।
तो उनके मध्य के ये गुणधर्म रखते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये वाले एस ब्लॉक के जो तत्व हैं हमारे पास, ये रहे एस ब्लॉक के तत्व, ये कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और 13 और 14 के जो तत्व हैं वो अति क्रियाशील होते हैं। तो उनको जोड़ने का ये कार्य करते हैं कौन, कि भाई पहले समूह और दूसरे कम क्रियाशील हैं, जबकि पी ब्लॉक और जो है वो कम क्रियाशील हैं, तो उनके मध्य ये गुणधर्म रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहले कहा था कि भी समूह एस विभाग के जो तत्व हैं वो अति क्रियाशील होते हैं, वो तुरंत प्रक्रिया करते हैं, ये धातु होते हैं, ये अति क्रियाशील हैं। जबकि 13 और 14 जो तत्व हैं वो कम क्रियाशील हैं। तो अति क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए डी विभाग के ये सारे जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्वों के नाम पर पहचाने जाते हैं। तो एस विभाग जो है अति क्रियाशील होते हैं और तुरंत इलेक्ट्रॉन को दान करके फटाफट प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो डी संक्रमण तत्व क्यों कहा गया, क्योंकि समूह पहले और दूसरे के तत्व, फिर पी ब्लॉक के 13वें और 14वें तत्व, उन दोनों के बीच में ये जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए ये संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। उनके मध्य का ये गुणधर्म रखते हैं, ठीक है ना। तो ये डी ब्लॉक भी यहाँ पर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है एफ ब्लॉक के तत्व 3.6.4 स्मॉल एफ। ब्लॉक के तत्व जिसका नाम है तो बताए बार में, अरे हाथ पग पे सीपाना बता हडेला हाथ पग हैंड वॉश करी आओ, आंतरिक करी पग धोई ना आवजे। संक्रमण तत्व मुख्य आवर्त सारणी में नीचे जिन तत्वों को दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उन्हें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहते हैं। लैंथेनॉइड कहाँ से शुरू होता है, तो 58 से लेकर 72 तक और 90 परमाणु क्रमांक से लॉरेंशियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक। इन श्रेणियों के तत्वों की पहचान इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इस तरह से है कि n-2 F 1 से 14 n-1 D 1 0 या 1 और NH2, ठीक है ना। तो इनकी सामान्य बाध्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 से 14 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n-1 D 0 होते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और NS हमेशा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरते हैं। तो ये F कक्षा F ब्लॉक के अंदर रहते हैं। मैं वीडियो बनाओ जो डिस्टर्ब नहीं हो, धीरे बात करो। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उप कोश में भरा जाता है। इसी आधार पर इन श्रेणियों के तत्वों को F ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सारे के सारे तत्व
धातु होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। प्रारंभिक एक्टिनोइड श्रेणी के तत्वों की उनके संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के फलस्वरूप इन तत्वों का रसायन उनके संगत लैंथेनोइड श्रेणी के तत्वों की तुलना में अत्यधिक जटिल होता है। ठीक है ना, कि भाई ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण उनका रसायन बहुत जटिल होते हैं। किनके रसायन जटिल होते हैं? तो लैंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड के रसायन जो हैं वो थोड़े से अधिक जटिल देखने को मिलते हैं। तो एफ ब्लॉक ये रहे, यहाँ से लेकर ये 14 तत्व जो हैं एफ ब्लॉक के कहे जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो धातु हैं। ये रहा जो है धातु लिखा है ना, ऑरेंज कलर और पिंक कलर, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। और लैंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड के रसायन अधिक जटिल होते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन अवस्थाओं के कारण जो है वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिनॉइड है ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियोधर्मी जिसे कहा जाता है। बहुत से एक्टिनॉइड तत्वों को नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा नैनोग्राम या उससे भी कम भाग में प्राप्त किया गया है। तो एक्टिनॉइड के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं उनको नाभिकीय प्रक्रियाओं के द्वारा ग्राम से भी छोटा नैनोग्राम, ठीक है ना, 10⁻⁹ उससे भी कम भाग में प्राप्त किया गया है। इन तत्वों के रसायन का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। यूरेनियम के बाद वाले तत्व पैरा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक इतना। अब हम लोग देख लेते हैं उदाहरण 3.3। परमाणु क्रमांक 117 एवं 120 वाले तत्वों की खोज अब तक नहीं हो पाई। बताइए इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के किस परिवार या वर्ग में होना चाहिए? कौन सा वर्ग है? तथा प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? चलो देख लेते हैं इनका क्या होगा। कि भाई पहले हम लोग 117वें तत्व की बात करते हैं, तो वो हैलोजन तत्व में वर्ग नंबर 17 में एस्टेटिन के नीचे होता। क्यों एस्टेटिन के नीचे होगा 117वां? तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये रहा, देखो ये रहा 117वां परमाणु क्रमांक जो एस्टेटिन संवर्ग नंबर 17 में एस्टेटिन के नीचे जो है वो हमको मिल रहा है, दिख रहा है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियम 5F14 6D10 7S2 7P5, ठीक है ना। और परमाणु क्रमांक 120 वाला होगा, तो आप मुझे यहाँ से अंदाज़ा लगा के बता सकते हो। जैसे ये 118 है तो उसके बाद 119 कहाँ आएगा? ठीक है, जैसे ये 118 है तो 119 कहाँ आएगा? यहाँ 120 होगा, यहाँ 120 जो है वो समूह नंबर 2 में आएगा। ठीक है ना, तो 120 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वो समूह नंबर 120 में आएगा, समूह नंबर वर्ग 2 में आएगा। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन ऑलियम 8s2 होगा। अब ये क्यों आया, कैसे आया, ये हमको नहीं जानना है, ये हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे जो है लेवल के जो है वो बाहर है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इस तरह से लिख तो सकते हैं, ये वाला जो हम लोगों ने आव भाव का बताया था ना उसके अनुसार लिख सकते हैं।
ये भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये नंबर का तत्व अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। और ये तत्व कौन सा है? 118 वाला है, ठीक है ना। 118 वाला है, OG है। तो यहाँ पे हम लोग OG भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी भर जाएगी तो 8s1 पहला और 8s2 दूसरे समूह में वो आएगा, तो ये OG भी भर सकते हैं। एयरपोर्ट 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 ले ले, ठीक है। तो ये हो गया, इतना हमारा यहाँ तक का 3.6.4 तक हो जाता है, ठीक है। अब बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।